नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तिकोटा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य के बारे में बताया था, आज हम इस वीडियो में समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास किसे कहते हैं, समास का उपयोग कहाँ होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए, समास का अर्थ होता है शब्दों को पास पास लिखना। शब्दों को पास पास लिखना, ये समास का अर्थ होता है। समास में क्या होता है कि एक होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। तो इसकी परिभाषा जो होती है वो इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा विभक्ति रहित यानी विभक्ति जो कारकों के अंदर होती है, जो मैंने कारक बताए थे उसमें विभक्ति चिन्हों का जो प्रयोग होता है वही विभक्ति होती है। तो विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा। अब इसमें जो समस्त पद होता है, समस्त पद का मतलब होता है कि जिसमें दो शब्द आपस में विभक्ति से जुड़े हुए हैं, यानी बीच में विभक्ति है, तो वो विभक्ति हटाकर यानी उसका लोप करके दोनों शब्दों को पास में लाया जाता है, तो वो होता है समस्त पद। तो इसमें दो भाग होते हैं। समस्त पद, इसमें क्या होता है कि इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, पाठ के लिए साला। पाठ के लिए साला, ये आपके पास है। अब इसमें जो के लिए है ये क्या है, विभक्ति है। इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, पाठशाला। तो ये शब्द जो विभक्ति से जुड़े हुए थे, पाठ और शाला, दोनों के बीच में विभक्ति है, इसको हटा दिया तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो ये क्या पद बन गया, समस्त पद बन गया। समस्त पद बन गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा होता है समास विग्रह। समास विग्रह, जो समस्त पद बना है इसको वापस यथास्थिति पर लाना, यानी उसमें विभक्ति जुड़ जाना, समास विग्रह बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, विभक्ति का
लोप नहीं होता है। पाठशाला समस्त पद है, समस्त पद। इसका हम समास विग्रह करें तो यही आएगा, पाठ के लिए शाला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, समास विग्रह हो गया, समास विग्रह। ठीक है, तो इस तरीके से विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहा जाता है, यानी इसको समास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लेते हैं अपन विभक्ति के भेद। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार मैं ऊपर लिख देता हूं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? छह प्रकार जो होते हैं वो इस प्रकार से है। समास के भेद या प्रकार। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अव्ययी समास। अव्ययी समास में क्या होता है कि इसमें अव्यय शब्द जो होते हैं, अव्यय शब्द, अव्यय का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या है अव्यय का? इसका अर्थ होता है बिना खर्च वाले शब्द, बिना खर्च वाले शब्द, ये होते हैं अव्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब तो खर्च, अव्यय का मतलब बिना खर्च। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं जैसे यथा, आ, प्रति, ठीक है, और बे, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं ये आगे जुड़ते हैं, यानी पहला पद प्रधान होता है। अब ये समास में इनको पहले पद में प्रधान माना जाता है। तो जैसे मैंने लिख दिया आजीवन, आजीवन, तो ये जो अव्यय शब्द है ये इसके आगे जुड़ा हुआ है, ये अव्यय शब्द है। आजीवन यानी जीवन पर्यंत। ठीक है, तो इस तरीके से अव्यय समास है। इसकी परिभाषा मैं बाद में लिखाऊंगा। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास जो होते हैं उनमें द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, और जितने भी कारक, उसमें से 6 प्रकार के जो कारक होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, प्लस
कारकों के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें क्या था, पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद अव्यय पद होता है। तो तत्पुरुष समास के अंदर जो कारकों की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वो 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। एक तो होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान, और चौथा होता है अपादान, और पांचवा होता है संबंध, और छठा होता है अधिकरण। तो इस प्रकार से ये 6 जो कारक होते हैं उनको तत्पुरुष समास में लिया गया है। तो कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्म तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह को होता है, और कर्ण तत्पुरुष में से होता है या के द्वारा, यानी किसी माध्यम द्वारा, किसी साधन द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष में के लिए या को लिए। अपदान में से तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह होता है अलग होने का भाव, अलग होने का भाव। और संबंध तत्पुरुष में क्या होता है विभक्ति चिन्ह? संबंध में होता है का, की, के। और अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? में और पर। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये विभक्ति जो चिन्ह होते हैं वो 2 शब्दों के बीच में लगे हुए होते हैं, तो वो समास विग्रह होता है। और जब इन विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है तो वो समस्त पद बन जाता है तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से ये जो होते हैं तत्पुरुष समास वो 6 प्रकार के होते हैं, यानी इनके उपभेद हैं तत्पुरुष समास के। तो आगे के जो भी होगी परिभाषा वगैरह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तीसरा लेते हैं, तीसरा होता है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है? तीसरा क्रमधारय समास। इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है संज्ञा के रूप में। तो विशेषण, पहला पद तो इसमें विशेषण शब्द होता है, और दूसरा पद इसमें विशेष्य। विशेषण और विशेष्य मैंने बताया था पिछले वीडियो में किसे कहते हैं। यानी विशेषण जिस शब्द द्वारा विशेष्य शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिस शब्द द्वारा या जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। तो इस तरीके से दूसरे पद विशेष्य संज्ञा के रूप में होते हैं। तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैसे ले लेते हैं अपन विशेषता कोई शब्द होता है
तो उसको लेते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में कर्म के आधार पर जो विशेषता होती है, जैसे मैंने बताया था, नील गाय, नील गाय। तो ये नील क्या है? नील गाय की विशेषता है। नील क्या है? विशेषण शब्द है और गाय विशेष्य शब्द है। तो ये तो हो गया समस्त पद, इसको तो कहेंगे समस्त पद। अब इसका समास विग्रह करें, समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? नीली है जो गाय। ठीक है, ये समास विग्रह हो गया, नीली है जो गाय। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास यानी कर्म के आधार पर किसी भी दूसरे पद की विशेषता बताने वाले जो होते हैं विशेषण शब्द, उनका प्रयोग पहले पद में किया जाता है। ऐसे ही चौथा है आपके द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में होता है संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग पहले पद में किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं त्रिलोक, तीन लोकों का समूह है। त्रिलोक तीन लोकों का समूह है। चौराहा, चौराहा चार रास्तों का समूह है। इस तरीके से ये जो होते हैं कर्मधारय समास, ये द्विगु समास में होते हैं। पांचवा लेते हैं अपन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें जो विभक्ति होती है, बीच में जो इस विभक्ति होती है, डैश का निशान होता है इसमें, इस तरीके से। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये तो हो गया समस्त पद, माता पिता। और इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह माता और पिता, यानी ये जो डैश है वो हट जाता है, माता और पिता। तो इसमें और, एवं, अथवा, यथा, तो इस तरीके से जो बीच में है वो कड़ी होती है, उससे ये जुड़े हुए होते हैं। छठा आता है आपके बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी पहला पद भी प्रधान नहीं होता है और दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। कोई अन्य अर्थ इसमें निकलता है, यानी एक संज्ञा की विशेषता निकलती है। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर, इसका समास विग्रह करें, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी धड़,
तो अर्थार्थ क्या हो जाएगा? तीसरा अन्य अर्थ क्या निकलेगा? अन्य अर्थ गणेश। अन्य अर्थ क्या निकलेगा? गणेश। तो इस तरीके से दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है तो वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये 6 समास होते हैं। इनकी परिभाषा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।